और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स के करियर पे अफेक्ट करेगा। इंडिया आज एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा है, एक ऐसा डिसीजन जो स्टूडेंट्स के सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। 2026 से अलाइड और हेल्थ केयर कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा, वही एग्ज़ाम जो ट्रेडिशनली फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए होता है। टुडे we unpack one of the most important and least discussed policy changes in Indian medical education system, making NEET UG mandatory for allied and healthcare courses. तो सवाल ये है कि is this a long overdue reform or a policy mismatch with unintended consequences? जानवी, सवाल सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे सवाल राइज होते हैं। फर्स्टली पेरेंट्स के लिए सवाल ये है कि अब जो नीट के बेसिस पे बच्चा जो मार्क्स लाएगा तो यही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा या उसकी कैपेबिलिटी और डेडिकेशन भी मैटर करेगा। रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं या जो फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं जो इस कोर्स में जाने वाले हैं, उनके लिए सवाल ये है कि क्या ये एग्ज़ाम सबको बराबर का मौका देगा, और जो पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है उनके लिए ये सवाल है कि इज़ दिस पॉलिसी एक्चुअली अलाइंड with the characteristics or the factors of the healthcare workforce required. So these are the questions which need to be answered. सिर्फ ये ज़रूरी है या नहीं is not important. Let's begin with the most basic question. What exactly is the new rule regarding NEET UG and allied healthcare courses? सबसे पहले let's get this clarity. So can you explain exactly क्या change होने वाला है? क्योंकि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और इवन कॉलेजेस सब थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक्चुअली द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डिसाइड करता है कोर्सेज के लिए कोर्स स्ट्रक्चर एंड इवन द क्यूरिकुलम, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज माने जो नीट डॉक्टर से अलाइंड है। जैसे आप जब हॉस्पिटल में जाते हो या ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन होता रहता है तो देयर इज वन सर्जन राइट एंड योर डॉक्टर, बट उनके अलावा जो स्टाफ है उसको हम बोलेंगे पैरामेडिकल स्टाफ। देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व इन वन प्रोसीजर जब आपका कोई इलाज होता है तो ये जो नेशनल कमीशन है विच टेक्स केयर ऑफ दीज कोर्सेज, उन्होंने डिसाइड किया है दैट फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज फ्रॉम 2026, ओके, नीट यूजी एग्जाम विच वॉज मेंट फॉर MBBS एंड BDS एंड BAMS, मतलब जो डॉक्टर्स के लिए बना था बेसिकली, विल नाउ बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज इवन। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, कोई लैब टेक्नीशियन बनना चाहता है, तो उसके लिए भी नीट यूजी जो है इस साल से कंपलसरी होगा। सो यू विल बेसिकली हैव द सेम एग्जाम, मतलब जो डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम दी जा रही है वही बच्चा देगा तो एग्जाम वही, लेकिन बनेगा क्या? लैब टेक्नीशियन। So this is the new policy which is being introduced by the National Commission for Allied and Healthcare Professionals. इनका ऑब्जेक्टिव which is being mentioned in the policy itself, वो कहता है कि इससे एडमिशन प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्डाइज होगा और कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड एंट्री होगी हर कोर्स में हर स्टूडेंट की। So let's understand why this matters. Now, पॉलिसी मेकर्स का कहना ये है कि वी वांट स्टैंडर्डाइजेशन। ऑन पेपर दैट साउंड्स फेयर, बट रचना मैम, मेरी बेसिक क्यूरियोसिटी ये है कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमेशा एक ही एग्जाम होती है या फिर स्टैंडर्डाइजेशन और सूटेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? बेसिकली क्या है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट अ हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा जहन में इट्स ऑलवेज द डॉक्टर। वी रेयरली टॉक अबाउट द लैब टेक्नीशियन जिसने हमारा डायग्नोसिस किया है, या वी रेयरली टॉक अबाउट द डायलिसिस का टेक्नीशियन जो एक्चुअली एक इंसान को 3 बार हफ्ते में डायलिसिस करके जिंदा रखता है। फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट वी डू नॉट नॉर्मली टॉक अबाउट अ फिजियोथेरेपिस्ट, जो सर्जन जिसने हमारा सर्जरी किया है या जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, बट द फिजियोथेरेपिस्ट हु इज एक्चुअली गिविंग अस द मोबिलिटी बैक, उसके बारे में there is no discussion as such. So and now the problem has come up that all of these people are now entering an exam system which happens to be the same.
whereas the skill set for all the professionals is completely different. और इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन शुरू ही नहीं किया है, जबकि दिस पॉलिसी इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर ओनली. So, are we possibly confusing administrative convenience with educational correctness? क्योंकि मुझे लगता है पॉलिसी बनाने में ये लाइन काफ़ी इजीली ब्लर हो जाती है, राइट? बिल्कुल. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द नीट एग्जामिनेशन. हमारा पर्पस यहाँ पे नीट एग्जाम के करेक्टनेस को डिसाइड करने वाला नहीं है, बिकॉज नीट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम. तो लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम एक एग्जामिनेशन सेंटर के एग्जामिनेशन सिस्टम के उसको बाहर निकाल के स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं किसी और कोर्सेज के लिए. In this case, why did regulators choose NEET? See, from a policy makers point of view, NEET एग्ज़ाम जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम है. नेशनल रैंकिंग होती है, देयर इज नो मैनिपुलेशन, एवरीबडी इज जज्ड ऑन द सेम लेवल. ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है नीट के लिए. बट पॉलिसी डिज़ाइन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द कन्वीनियंस पार्ट ऑफ इट. इट बिगिन्स rather it should begin with the fitness of purpose. माने जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज करने वाले हो वो सॉल्व होना चाहिए. So according to you, core issue क्या है? See, basically here's the key mistake which we are making. हमारा सवाल क्या है? Is NEET a good exam? But instead the question should have been, is NEET a good exam for this purpose? ये जो मिसमैच हो रहा है उसको हम मेडिकल एजुकेशन के लैंग्वेज में कहते हैं दिस इज़ अ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इशू. यहाँ पे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, मतलब उसकी वजह से प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है. कैसे? जैसे नीट एग्ज़ाम देने के बाद में वी डू नॉट हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एविडेंस जो हमको दिखाई देगा कि जिससे नीट के एग्ज़ाम से एक अच्छा टेक्नीशियन वी हैव गॉट अ गुड टेक्नीशियन या एक कोई फिजियोथेरेपिस्ट के स्किल्स अपने को पता चलते हैं थ्रू नीट एग्ज़ाम. मतलब कोई नीट एग्ज़ाम दे रहा है, उसका एग्ज़ाम पेपर देख के हम लोग ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएगा कि नहीं. सो एनी रिफॉर्म विच इज़ नॉट बैक्ड अप बाय इनफ एविडेंस is only a assumption. We cannot call it a policy or we cannot call it a good policy. गवर्नमेंट का स्टेटेड इंटेंट है ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी. तो इंडिया जैसे कंट्री में ये ऑब्जेक्टिव्स गलत तो नहीं है? एब्सोल्युटली. इंडिया को हमेशा से ही फ्रैगमेंटेड एग्जाम सिस्टम से प्रॉब्लम रही है. डिफरेंट क्राइटेरियाज डिफरेंट एग्जाम्स, इससे स्टूडेंट भी परेशान होता है. इट गिव्स राइज टू करप्शन एंड टू सम एक्सटेंट माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा पनपती है इन ऑल दीज केसेस. सो हैविंग वन एंट्रेंस पॉलिसी फॉर वन कोर्स इज़ अ वेरी गुड आइडिया. इसकी वजह से उनको वो अट्रैक्टिव लग भी रहा है. बट एवरीथिंग विच इज़ अट्रैक्टिव इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. एग्जैक्टली. पॉलिसी बनाते वक्त हमें ये सोचना होगा कि कॉमन एंट्रेंस फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन. हेल्थ केयर एक मोनोलिथ नहीं है. फॉर अ डॉक्टर, फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर अ टेक्नोलॉजिस्ट, फॉर एवरीबडी इन दिस प्रोफेशन दे स्टैंड डिफरेंटली एंड इनके लिए एक अलग स्किल सेट की ज़रूरत होती है, एक अलग कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होती है. यहाँ पे मैं एक वेरी सिंपल फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहती हूँ. एग्ज़ाम 3 चीज़ें डिसाइड करता है: क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सिलेक्ट होगा. और जब एग्ज़ाम गलत चीज़ें टेस्ट करता है तो स्टूडेंट्स जो है वो गलत चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट ड्रिवन लर्निंग. ओके, अभी इन सिंपल टर्म्स वी हैव टू डिसाइड वॉट एवर प्रोफेशन वी आर ऑप्टिंग फॉर और वॉट एवर एंट्रेंस वी आर सिटिंग फॉर, आर दे टेस्टिंग द एबिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशन. अभी अगर हम लोग नीट का बारे में देखेंगे तो देयर यू हैव MCQs. सो देयर योर स्पीड बेस्ड MCQs है, उसमें आपकी हाई लेवल फिजिक्स का टेस्ट होगा, आपकी एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा. बट ये सारी चीज़ें हैं, आर दे रिक्वायर्ड फॉर एन हेल्थ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन में? अगर वहाँ पे क्या ज़रूरत है आपको कि हाउ गुड इज़ योर एनाटॉमी, आपका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है,
आपका टीम वर्क कितना अच्छा है, हाउ गुड आर यू व्हेन इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट जब हम एक अलाइड हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं. सो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्ट. मतलब एग्जाम गुड हो सकता है पर रॉन्ग पर्पस के लिए. एग्जैक्टली. हेल्थ केयर, अलाइड हेल्थ केयर में एक छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा एरर भी काफ़ी हद तक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को बदल देता है. इफ़ योर रिपोर्ट्स आर नॉट करेक्ट, डेफिनेटली डॉक्टर जो आपके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करेगा वो गलत हो जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर. तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो अलग चीज़ों के लिए होता है. नीट यूजी में हम लोग क्या देखते हैं कि आपको 55 सेकेंड्स में एक आंसर आप दे सकते हो या नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ओवर देयर. बट दोनों भी जो है, एक सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे कि दोनों एक अलग मसल है. मतलब हमारा तकलीफ इस मसल में है और हम लोग दवाई दे रहे हैं इस मसल को. So that is where it will create a problem. So we need to understand this, because if at the entry level we do not choose the students correctly, तो इससे हमको ट्रेनिंग सिस्टम फिर और एफिशिएंट बनानी होगी. क्योंकि आपने बच्चा ही गलत चुना है तो आपको फिर उसके लिए ट्रेनिंग से कंपनसेट करना पड़ेगा, एंड दैट ट्रेनिंग सिस्टम गेट्स ओवरलोडेड हियर. सो इसका इफेक्ट स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे क्या होगा? That is going to impact a very long extent. Allied health care जो है historically ये एक अपने आप में एक मोटिवेशन रहा है कि बच्चों को नर्स बनना है, all these things. अभी आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एन ऑप्शनल करियर. मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ आप चूज़ कर लो कि जो भी बन पाएंगे, जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आप कर पाएंगे. दिस फ्रेमिंग इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी. यू कैनॉट हैव अ डीमोटिवेटेड, बिकॉज उसका मोटिवेशन वो बनने के लिए कभी था ही नहीं. ही वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर. सो he as a professional will never give 100% to his profession, and this profession is not meant for the student itself. ये प्रोफेशन ऐसा है जो इम्पैक्ट करेगा वापस आके सोसाइटी को. और रूरल स्टूडेंट्स का क्या? Rural students, this is going to cause a problem for those students. See, NEET basically is a very resource heavy exam. Coaching, mock test का culture, फिर आपका language का जो problem होता है. So all these things, इसमें अर्बन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलता है. दे आर बेटर एट ऑल दीज थिंग्स. नो डाउट ये नहीं बोलेंगे कि रूरल स्टूडेंट्स के पास एप्टीट्यूड नहीं होता है. दे डेफिनेटली हैव द एप्टीट्यूड, दे डू हैव द स्किल्स, लेकिन उनके पास एक्सपोजर की कमी होती है. और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या किया है, एंट्री दे रहे हैं रूरल स्टूडेंट्स को और गेट हमने लगा दिया है अर्बन के लिए. सो दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. एंड सेकेंडली, यह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये आयरनी बन जाएगी. अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत बेसिकली आपको लगती है रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर. देयर इट इज़ मोर रिक्वायर्ड दैन द अर्बन सेंटर. सो इसको, ये जो पॉलिसी बनाई गई है, वी कैन नॉट कॉल इट अ वेरी न्यूट्रल पॉलिसी. This is actually a very structurally selective policy, which will definitely give advantage to urban students more than rural students. इससे लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस इसके आपके लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में एवरीथिंग विल वर्क ऑन वेरी स्मूथली. इट इज़ इन द लॉन्ग टर्म वेयर द इफेक्ट्स विल you'll be able to realize क्या क्या होने वाला है. धीरे धीरे इनटेक भी कम होगा, फिर बर्नआउट बढ़ेगा. और इनटेक कम होगा माने आपके जो स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे इन प्रोफेशंस को पूरा करके, वो कम हो जाएंगे. डेफिनेटली इसके वजह से आपका हॉस्पिटल में प्रॉब्लम शुरू होने लगेगा. एंड यहाँ पे जब आपको चॉइस मिलता है अर्बन और रूरल एरिया में, एनी प्रोफेशनल वुड ऑप्ट फॉर अर्बन एरिया. सो सफ़र कौन करेगा? बेसिकली रूरल एरियाज़ के पेशेंट सफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कम प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो इन सब कामों के लिए.
अभी जब भी किसी हेल्थ केयर पॉलिसी में अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसका जो बिल है डेफिनेटली हमेशा फ्यूचर जनरेशन ही पे करती है। इस वक्त कभी अभी कुछ समझ में नहीं आता है। ये समझ में आपको तब आएगा जब वर्कफोर्स में आपको गैप दिखाई देने लगेगा, बट वंस द गैप इज विजिबल देयर करेक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल। Gets left out? See, every policy has a hidden question कि who benefits and who pays the price for it। अभी अगर हम लोग नीट एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे तो इसमें आपको 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। फर्स्ट इज़ योर टाइम, मनी, कोचिंग एक्सेस भी चाहिए और स्टेबल स्कूलिंग भी चाहिए। अगर हम रूरल एरियाज़ में देखेंगे या जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे तो उनके पास में ये चारों चीज़ें नहीं होती। सो डेफिनेटली दीज आर द पीपल हु विल गेट लेफ्ट आउट विद दिस प्रोसीजर। एक्सीलेंस जो है वो आपका क्या बोलेंगे, एक्सीलेंस एंड इक्विटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, बट excluding capable students out of the system because of the procedural problem is not what we want from any policy as such. So who gets left out? See, every policy has a hidden question: who benefits from the policy and who actually pays the price for the same. अभी नीट यूजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे अपने को फॉर एनी स्टूडेंट टू क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन ही नीड्स 4 थिंग्स: टाइम, मनी, कोचिंग एक्सेस और स्टेबल स्कूलिंग। और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एनीबडी इन द रूरल एरिया, एनी स्टूडेंट इन द रूरल एरिया, या हम जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ये सारी चीज़ें लैक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दीज पीपल आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट फ्रॉम बिकॉज ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम द सिस्टम। बहुत बार दीज प्रोफेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू क्लाइम द सोशल लैडर, और हम लोगों की वजह से अभी हम लोगों को ये दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी वी आर एक्चुअली रेजिंग द लैडर इटसेल्फ। तो फॉर अ स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल एरिया इन some years down the line it is going to become very difficult to cross this ladder, या जो क्या बोलेंगे कि सोशल मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी। सो अगर कोई पॉलिसी एक एक्सीलेंस को एक्सक्लूड कर रही है तो वी कैन नॉट डेफिनेटली कॉल इट अ गुड पॉलिसी, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स हु आर केपेबल आर बीइंग लेफ्ट आउट, या ये ऐसे होगा कि वो लोग लेफ्ट आउट रह जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, नॉट बिकॉज कि वो लोग केपेबल नहीं है। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्या? सी यहाँ पे प्रोफेशनल आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ बिग ये इशू, क्योंकि व्हेन एवरीबडी इज़ गोइंग टू ऑप्ट फॉर नीट तो यहाँ पे बच्चे के मन में ये सवाल नहीं आता है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डोंट हैपन टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये सवाल वो नहीं करता अपने आप से, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेंटल बैकिंग लगती है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसी की वजह से बच्चे का कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ता है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा 2-3 बार नीट देता है फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, एंड लेटर ऑन जब वो कुछ नहीं कर पाता तो देन ही गेट्स इनटू द अलाइड प्रोफेशन। अभी यहाँ पे क्या होगा कि मन में तो उसको बनना था डॉक्टर और वो बन गया है कुछ और, तो हियर ही विल हैव दैट इन माइंड, तो वो प्रोफेशन के लिए उसको बहुत एज सच डेडिकेशन नहीं दिखाई देता है। एंड कभी कभी बच्चे मिड कोर्स डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं। स्किल अपने को उतना समझ में नहीं आता है बिकॉज उसका बेसिक इंटरेस्ट ही नहीं होता है उस फील्ड में। एंड हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है जो डिसएंगेज प्रोफेशनल्स को कभी भी, मतलब वो उन पे अगर वैसे प्रोफेशनल्स अगर है अपने हेल्थ केयर सेक्टर में तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, बिकॉज पीपल विल पे द प्राइस फॉर their mistake. Don't you think there are certain questions which are still unanswered? डेफिनेटली अभी इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन देना है या क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्या MBBS BDS का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा इसका भी सेम रहेगा, ये सारे जो क्वेश्चंस है। फिर स्टेट कोटास का क्या होगा,
व्हाट वुड बी द डिप्लोमास का जो उनका क्या होगा। अब अगर आपको बीपीटी करने के लिए नीट यूजी देना ज़रूरी है, तो क्या फिर एमपीटी करने के लिए आपको नीट पीजी देना ज़रूरी होगा। ऑल दीज आर क्वेश्चंस विच माइट अराइज आफ्टर दिस, और ये अभी हमारे पास इस चीज़ के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, इट इज़ ऑल वेग। एंड डेफिनेटली किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में अगर क्लैरिटी नहीं है तो वी कैनॉट कॉल इट अ वेरी गुड पॉलिसी। Secondly, whenever a policy is not clear or transparent, it is definitely followed by litigation. मतलब अभी इसके अंदर फिर कोई कुछ करेगा, केस करेगा, फिर वो डिले होगा. This is all going to follow one after the other. So what could have been done instead? इसका alternative क्या हो सकता है? अभी इसमें ये कर सकते हैं कि वो could have an entrance exam, one single entrance exam, लेकिन that is meant for the allied courses, different allied courses, different entrance exam. That would be a better option instead of putting everyone into the same examination. या तो फिर आप dual entry कर लो, या जैसे अभी चलता ही है, बट दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन कि आप उसमें दोनों पाथवेज रखो। जिसको सिर्फ बीपीटी करना है तो कॉन्सेंट्रेट करे सिर्फ बीपीटी की एग्जाम के ऊपर, या वो नीट दे ले, और अगर नहीं हो पाएगा तो बीपीटी कर ले। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। सी मतलब आपका रेगुलेशन तो सही है, व्हाट यू आर इंटेंडिंग इज करेक्ट, बट यू नीड अ बेटर अलाइनमेंट विद द स्टूडेंट एंड अलाइनमेंट विद द कोर्स और द प्रोफेशन जिसके लिए आप ये रेगुलेशन कर रहे हो। Reform is necessary, but reform without nuance is risk. The question isn't should allied healthcare be regulated. The real question is, are we regulating it the right way? So आज का डिस्कशन हम यही एंड करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ द गाइडेंस रूम में। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।